सो हेलो नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है हर्ष और आज अपन चालू करेंगे डिजास्टर। इस वीडियो पे अपन डिजास्टर देख लेंगे पूरा। बहुत छोटा सा टॉपिक है और साथ साथ शेड्यूल के हिसाब से डिजास्टर एंड स्क्रीनिंग भी एक टॉपिक है, तो उसको भी अपन करते हैं। तो अभी डिजास्टर की बात करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी हो जाएगा एंड इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। 5 नंबर पे आ जाता है कभी, नहीं तो प्रैक्टिकल में डेफिनेशन पूछ लेते हैं, अदरवाइज नहीं तो अपना 2 नंबर पे। तो डिजास्टर के बारे में सबसे पहली बात तो इसकी डेफिनेशन जो कि आपको रट्टी होनी चाहिए। एनी ऑकरेंसेस दैट कैन कॉज डैमेज, इकोलॉजिकल डिस्रप्शन या फिर लॉस टू ह्यूमन लाइफ या लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज। या तो डैमेज हो रहा है, ठीक है, इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन होता है, हो रहा है मतलब कि फॉरेस्ट में आग लग गई तो ऑब्वियसली यहाँ पे ह्यूमन लाइफ पे लॉस नहीं हुआ पर इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्ट हो गया, डिस्ट्रप्शन हो गया। हाँ, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ की भाई, ह्यूमन लाइफ ऑब्वियसली। और एक है डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज की भाई, बाढ़ आ गई, अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बाढ़ की वजह से जो एम्बुलेंस है वो उस पर्टिकुलर गांव पे, उस पर्टिकुलर एरिया पे नहीं जा पा रही है। और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या जो जिनका मतलब डिलीवरी होने वाली है वो अपन सर्विस उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो वो भी डिजास्टर के अंडर पे आता है। रिकॉर्डिंग सही चल रही है ना? ठीक है। तो एनी ऑकरेंसेस दैट कैन कॉज डैमेज, either damage, loss of human life, ecological disruption, or deterioration of health and health services on a scale sufficient to warrant an extraordinary response from outside the affected area or community। मतलब कि on a scale sufficient, मतलब मान लो अब जैसे कि बाढ़ का भी ऐसा सीन है कि मान लो तुम्हारा एक बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, अब उसके एक पार्ट में बाढ़ आई रखी है। और ऐसा भी नहीं बाढ़ आ रखी है, बस छोटा सा ना ऐसा क्या हो गया, पानी भर गया कुछ एरियाज पे। तो क्या उसकी वजह से तुम्हारा जो मान लो एक शहर है, इतना बड़ा शहर है और इतनी सारी रोड्स हैं, ठीक है, और अलग अलग रोड्स कनेक्टेड हैं, हम एक साइड की जो रोड है वो ब्लॉक है। तो और तुमको इधर जाना है फॉर एग्जांपल इस एरिया पे, है ना, तो इससे एक ये रोड भी जाती है और एक ये डायरेक्ट रोड भी जा रही थी, तो ये रोड मान लो ब्लॉक भी हो गई, तो तुम इस ये जो दूसरी रोड है ना इसको पकड़ के वहां पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये इतना सफिशिएंट स्केल पे चीजें नहीं हुई ना। मान लो पूरा शहर ही बाढ़ पे डूब गया, तो क्या होगा कि अब जो आउटसाइड का एरिया, कोई दूसरा शहर है, वहां से तुमको कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है, मतलब ड्राइंग्स पे मत जाओ, वैसे कुछ समझ में आएगा नहीं इस ड्राइंग पे, पर तुमको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ कि भाई अब आउटसाइड क्या बोल सकते हैं, ऑन अ स्केल सफिशिएंट टू वारंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स। की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तुम हेलीकॉप्टर से नॉर्मली ऑर्डिनरीली तुम थोड़ी ना कि एयर एम्बुलेंस का यूज करते हो, पर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स हो गया ना, कि एक डिजास्टर आया है ऑन अ स्केल सफिशिएंट टू वारंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, आउटसाइड द अफेक्टेड एरिया और कम्युनिटी। तो ये होता है डेफिनेशन डिजास्टर की। हैजार्ड क्या होता है? एनी फिनोमिना दैट हैज द पोटेंशियल जो बोलते हैं ना हैजार्डस मटेरियल। हैजार्डस मटेरियल का क्या मतलब हो कि भाई ये मटेरियल पोटेंशियल रखता है आपको डैमेज करने का, या बायो हैजार्ड, ये बायोलॉजिकली आपको डैमेज करने का पोटेंशियल रखता है। टू कॉज डिस्ट्रप्शन और डैमेज टू पीपल एंड एनवायरमेंट, जैसे कि अंडर वाटर वॉल्केनो हो गया। इफ इट एक्सप्लोड्स एंड ह्यूमंस आर नॉट अफेक्टेड, ठीक है, एक्सप्लोड हुआ ह्यूमंस अफेक्ट नहीं हुआ तो हैजार्ड कहलाया। वाइल इट अफेक्ट्स नियर बाय पॉपुलेशन, तो जिसमें लाइफ डैमेज हो गई, डिस्ट्रॉइंग फूड सप्लाई, डिस्ट्रॉइंग हेल्थ सर्विसेज, तो वो डिजीज कहलाएगा, वो सॉरी डिजीज तो बोल रहा हूँ, डिजास्टर के अंडर आएगा। तो जहाँ पे मतलब लाइफ डैमेज हो गई, फूड सप्लाई डिस्ट्रॉय हो गए, हेल्थ सर्विस डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो डिजास्टर के अंडर। नहीं तो एक्सप्लोजन हुआ एंड ह्यूमंस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, हाँ, या फिर लॉस ऑफ कोई डिसरप्शन नहीं हुआ, इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिसरप्शन नहीं हुआ, तो वो हैजार्ड के अंडर आएगा। फिर आर डेंजरस सिचुएशन और एन इवेंट दैट कैरीज अ थ्रेट टू ह्यूमन, हैजार्ड। डिजास्टर, इवेंट दैट एक्चुअली डिस्टर्ब्स एंड हार्म ह्यूमन। ठीक है, तो ये थोड़ा ह्यूमन सेंट्रिक डेफिनेशन ज्यादा बता रहे हैं अपन। एक कॉलिन ग्रैंड था, उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी थी कि कैटास्ट्रॉफी कॉजिंग इंजरी और इलनेस साइमल्टेनियसली टू मोर देन 30 पीपल या इक्वल टू 30 पीपल हु रिक्वायर्स हॉस्पिटल इमरजेंसी ट्रीटमेंट, तो वो भी एक डिजास्टर के अंडर पे आता है। तीस ऐसी कोई भी इंजरी या ऐसी कोई इलनेस या फिर कोई ऐसी कोई इवेंट हो गया है जिसकी वजह से 30 या 30 से ज्यादा लोग को हॉस्पिटल या इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही, तो वो एक डिजास्टर की, जैसे चर्नोबिल डिजास्टर, उसमें तो 30 तो नहीं, इसमें 30 से बहुत ज्यादा लोग थे। हाँ, वहीं पे जैसे मान लो कहीं पे सिलेंडर, कोई एक सिलेंडर, गैस सिलेंडर वेयर हाउस है, वो फट गया,
ठीक है, वहां पे ब्लास्ट हो गया तो ऑब्वियसली गांव के आसपास का जो भी एरिया था उधर मान लो 45-50 लोग थे, वो उनको डैमेज हुआ, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट जरूरत, तो वो एक डिजास्टर कहलाएगा। ठीक है, टाइप ऑफ डिजास्टर कौन कौन से हो सकते हैं, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है मैन मेड। नेचुरल में अपने जियोलॉजिकल अर्थक्वेक, वॉल्केनोस, हाइड्रोलॉजिकल फ्लड, सुनामी। सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है ना वो हाइड्रोलॉजिकली होती है, मतलब फ्लड हो गया, सुनामीज हो गई, ये मैक्सिमम मॉर्बिडिटी यही कॉज कराती है। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजिकल, ड्रॉट या फायर। ड्रॉट तो वैसे थोड़ा सा अभी कम देखने को मिल रहा है, आई थिंक अफ्रीकन या कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं वर्ल्ड में अभी भी है, ड्रॉट तो होता है। इंडिया में थोड़ी सी कम ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे भी ड्रॉट फेस हो रहा है। रिसेंटली ड्रॉट का तो ज्यादा सुनने को नहीं आता। बायोलॉजिकली एपिडेमिक्स हो गए, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में मेटेओराइट के भाई मेटेओराइट गिरेगा कहीं पे, मैन मेड एक्सीडेंट्स है या फिर वॉर्स हैं। एक्सीडेंट में जैसे चर्नोबिल हो गया, भोपाल की ट्रेजेडी हो गई। वॉर्स में भी जैसे रशिया यूक्रेन हो गया, या फिर क्या बोलते हैं अपना इसराइल मार रहा है हमास को, वो वाला हो गया। फिर डिजास्टर साइकिल, डिजास्टर की साइकिल तो रिकवरी फेज, तो दो फेज होते हैं इसमें, रिकवरी फेज और रिस्क रिडक्शन फेज। रिकवरी फेज ऑब्वियसली रिकवरी कब करते हो, जब कोई दुर्घटना हो चुकी होती है, तो आफ्टर डिजास्टर स्ट्राइक रिकवरी फेज। एंड रिस्क रिडक्शन कब करते हैं, दुर्घटना होने से पहले। तो दुर्घटना का होना जरूरी है प्लानिंग करने के लिए, पहले एक रिस्क रिडक्शन बिफोर अ डिजास्टर। तो एक डिजास्टर या सिमिलर चीज होनी मतलब हो ही होगी, तभी तो आप रिस्क रिडक्शन फेज की तरफ जाओगे। तो ये साइकिल बनती है उसकी। डिजास्टर इम्पैक्ट, ठीक है, डिजास्टर ने इम्पैक्ट किया, कोई डिजास्टर हो गया, मान लो बाढ़ आ गई, अब उसका रिस्पॉन्स 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 होगा कि भाई ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, रिहेबिलिटेशन होगा, फिर रिकंस्ट्रक्शन होगा, जो भी चीजें डैमेज हुई हैं वो सब। तो ये रिकवरी फेज के अंडर आ गई, या आफ्टर डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर। फिर रिकंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा, आप मिटिगेशन करते हैं। मिटिगेशन का आगे भी है कि मिटिगेशन होता क्या है, तो प्लानिंग करना और ये सब चीजें। फिर प्रिपेयर्डनेस, आपकी प्रिपेयर्डनेस कितनी है, और फिर डिजास्टर इम्पैक्ट क्लियर, अगला कुछ ऐसा ना हो, या अगर हो रहा है तो अपन उसको कंट्रोल कर पाए। तो ये हो गया रिस्क रिडक्शन फेज। कुछ कुछ डिजास्टर ऐसे हैं जो कि भाई मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में ही पहली बार हुआ, जैसे चर्नोबिल। पिछले वीडियो में बोल रहा था, चर्नोबिल सीरीज देखो भाई, चर्नोबिल एचबीओ की सीरीज जरूर देखो, एक बार जरूर देखो भाई जिंदगी में, इतनी प्यारी सीरीज है वो। उसमें भी ऐसे एक चीज बोलता है, उसमें एक लाइन है कि ये जो चीज हुई है ना चर्नोबिल वाली, ये आज तक के दुनिया में कभी हुई नहीं है, तो आपको पता ही नहीं कि इसमें करना क्या है। समझ रहे हो, मतलब लोगों को ऑब्वियस ये बात है ना कि कोविड हो गया, जैसे कोविड पे लोगों को पता ही नहीं है कि भाई इसमें करना किस तरह से, क्या करें क्या नहीं, इतना सीवियरिटी थी उसकी। या फिर कोई और भोपाल के ट्रेजेडी समझ लो कि भाई ऐसा कुछ पहले नहीं हुआ था कहीं भी कि भाई केमिकल है वो लीक कर गया एयर पे एंड उसकी वजह से इतनी डेथ्स हो रही हैं, ये सब अभी भी मतलब उसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है सर्टेन पीपल, मतलब सर्टेन एरिया पे, सर्टेन पीपल्स पे, सर्टेन लोगों पे भी देखने को मिलता है। इतनी दो मतलब सेकेंड जनरेशन हो गई अभी अभी, फिर भी। तो रिस्पॉन्स क्या है भाई, जैसे सर्चिंग, रेस्क्यू, फर्स्ट एड, फील्ड केयर, ट्रायाज। ट्रायाज के बारे में अपन बात करेंगे और डिटेल में क्या होता है। ट्रायाज तुम वैसे उसमें भी देख सकते हो, जब तुम कैजुअलिटी जाओगे ना, तो कैजुअलिटी पे भी ना ऐसे एक ट्रायाज का एक सेक्शन होता है। जैसे मेरे यहाँ के कैजुअलिटी में है, येलो लाइन करके एक बेड है, और वहां पे से ट्रायाज लिखा हुआ है, तो मतलब उस वो बहुत ही सीवियर है, मतलब बहुत इमरजेंसी ट्रीटमेंट उनको वहां पे रखते हैं। तो ऐसा ट्रायाज अपन आगे देखते हैं क्या होता है। फिर डेड मैनेजमेंट की, भाई जो लोग मर गए उनको किस तरह से उनको डिस्पोज करना है उनके बॉडी को। ठीक है, रिलीफ फेज, वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन, ये सब रिस्पॉन्स में आता है। तो रिस्पॉन्स प्राइमरी फेज फर्स्ट एड मेडिकल केयर जो कि 0 से 6 आवर्स में हो जाएगी। सेकेंडरी फेज जो होता है वो होता है 6 से 24 घंटे, ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन, इम्यूनाइजेशन। टर्शरी फेज जो कि 1 से 60 दिन तक के चल सकता है, तो मेकिंग अप फॉर डैमेजेस दैट हैज ऑकर्ड, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, सोशल सिक्योरिटी, रिहेबिलिटेशन, ये सब चीजें। बात करते हैं मेन जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है ट्रायाज। ये ट्रायाज ट्रायाज या ट्रायाज को में क्या होता है, रैपिडली क्लासिफाई करना इंजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइक्लीहुड ऑफ सर्वाइवल। मतलब मान लो 2 लोग हैं, 3 लोग हैं जो कि अलग अलग तरह से इंजरी हुई है, किसी को बहुत सीवियर इंजरी हुई है, एक को ऐसी इंजरी हुई है जो कि बच ही नहीं सकता। ठीक है, एक को ऐसी इंजरी हुई है जो कि अगर उसको ट्रीटमेंट मिल जाए, सीवियर है पर अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो बच सकता है। एक है जिसको कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं है, ठीक है, माइल्ड सी इंजरी है। और एक और बंदा है जो कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं उसको, तो चल फिर पा रहा है। ठीक है, तो सिवियरिटी ऑफ इलनेस टेक्स अ बैक हैंड, मतलब कि अब क्या,
जैसे यहाँ पे अपन एग्जाम्पल दिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसका मानना तय है, तो अपन उसको उतना प्रायोरिटी नहीं देंगे। ये प्रायोरिटी होती है एक्चुअली में, क्लासिफिकेशन करना होता है। तो आप जैसे मान लो किसी ऐसे घटनाग्रस्त जगह पे पहुंचे ना, और आपको ऐसे 4 बॉडी मिल रही है, तो उनमें से एक है जिसके एकदम दिल के एओर्टा पे सरिया घुसा पड़ा है, आपको पता है आप उसको बचा नहीं सकते, तो आप उस पर मेहनत नहीं करेंगे उतनी। वहीं पे एक दूसरा बंदा है जिसका ब्लड लॉस हो रहा है, आप उसको टाइम पे ट्रीट करोगे तो बच सकता है, तो आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। तो ये होता है सिवियरिटी ऑफ इलनेस टेक्स अ बैक हैंड, नॉट डन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। वैसा नहीं कि भाई वो बंदा आ जाए कि बोले चिल्लाओ चिल्लाओ कि बचा लो बचा लो, अपन उस पे भावनाओं पे नहीं रह सकते। ठीक है, नॉट डन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, डन एट साइट ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर साइट पे होता है। ट्रायज की कैटेगरी क्या होती है, हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसको इमीडिएट केयर है वो होता है कोड रेड। ठीक है, कलर रेड पे अपन यूज करते हैं, तो 0 to 6 आवर्स रिससिटेशन, लिम्ब और लाइफ सेविंग सर्जरी इंजरीज है जो भी है वो अपन प्रोवाइड करते हैं। हाई प्रायोरिटी या डिलेड केयर, थोड़ा सा इस पर डिले कर सकते हैं, तो रिससिटेशन, ठीक है, 6 से 24 आवर्स इस पर दे सकते हैं। तो ये येलो, मेनली तो येलो, ब्लू उतना यूज नहीं करते, तो अपन येलो येलो ही बोलो। बाई चांस अगर येलो नहीं रहा तो तब फिर ब्लू ऑप्शन क्लिक करोगे अगर एमसीक्यू कहीं पे आता है तो। फिर लो प्रायोरिटी जिसको मिनिमल केयर, तो वो मिनिमल माइनर इंजरीज वाला, तो ग्रीन। हाँ, और इसे नंबर्स भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 भी दे सकते हैं उसको शायद। ठीक है, और एक होता है लीस्ट प्रायोरिटी, लीस्ट प्रायोरिटी इसको म्यूरिबंड पेशेंट या डेड पेशेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में काफी पूछते हैं कि भाई लीस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, तो क्या बोलते हैं, म्यूरिबंड पेशेंट या डेड पेशेंट, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं पता इसका एक्चुअल क्या है, मॉरिबंड है कि म्यूरिबंड है कि बुंडी है, बहन क्या जो भी है, लीस्ट प्रायोरिटी। जिसकी मतलब इसको याद कर लो, मरी हुई बूंद भाई, मरी बूंद है भाई, डेड पेशेंट है ये। हंसो मत में, लेक्चर चल रहा है मेरे से। ठीक है, लीस्ट प्रायोरिटी वाला है भाई मरी हुई बूंद, मरी हुई बूंद की कोई इज्जत नहीं होती। मरी हुई बूंद है भाई, मरी हुई बूंद को क्या करोगे? तो म्यूरिबुंड मोरिबुंड जो भी, मोरिबुंड मोर गई मोरिबुंड, ठीक है, मोरिबुंड, चुप चुप, ठीक है, मोरी हुई बुंड, मोरी बुंड, मर गई बुंड जो भी है। डेड पेशेंट उसके एक्सपेक्ट मतलब वो अबाउट टू डाई है, मर चुका है उसका, तो भाई उसको ब्लैक में रखते, उसको उतना प्रायोरिटी नहीं देते, तो प्रायोरिटी का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, फिर कलर कोडिंग सिस्टम ऑफ ट्रायज, कलर कोडिंग सिस्टम को इसको बोलते हैं टैगिंग। ये कलर कोडिंग अपन कर रहे हैं ना, इसको अपन सिस्टम बोलते हैं टैगिंग। टैगिंग में आईडी, एज, डायग्नोसिस, इनिशियल ट्रीटमेंट, तो अपन ऐसा एक जैसे रेड कलर का एक पर्चा है अपन वहां पे चिपका देते हैं, और वहां पे फिर जो भी मेडिक टीम है वो आती है और वो सब उसका देखेगी हिसाब किताब क्या है। अपन को अपने इतनी ट्रेनिंग अपन को मिल जाती है कि भाई अच्छा इसको रेड रेड देना है, तो इसमें अपन एक आईडी, इसका नाम पूछ लेते हैं बता पाए तो, या उसका कोई कार्ड मिल जाए कुछ हो, एज वेज अगर जितने या तो अपन को पता हो मतलब, या तो अपन को लग रहा है कि हाँ इसके कोई आईडी कार्ड मिली तो उससे लिख दिए, या फिर अपन को देखने पे लग रहा है कि 45 to 50 ईयर्स का है तो वैसा लिख दिए, डायग्नोसिस लिख दिए, और इनिशियल ट्रीटमेंट अगर कर पाए तो ये टैगिंग होती है। रेड को इमीडिएट केयर, येलो को डिलेड केयर, ग्रीन को मिनिमल, और ब्लैक यानी मॉरिबंड या फिर डेड पेशेंट या मरी हुई बूंद। फिर टाइप्स ऑफ ट्रायज, रिवर्स ट्रायज करके भी एक चीज होती है जो कि वॉर में होता है। ठीक है, वॉर में क्या होता है कि भाई माइनर इंजरीज को गिवन प्रायोरिटी, मतलब उनको पहले ठीक कर दो, क्योंकि वॉर चल रही है, तो अपन जो बंदे ठीक हो सकते जल्दी उनको वापस ठीक करो और भेजो, जाके लड़ो, और जिनको सीवियर इंजरी उनको थोड़ा सा कम प्रायोरिटी देते हैं। एक स्टार्ट भी होता है, सिंपल ट्रायज एंड रैपिड। अरे कहाँ पे थे भाई अपन? टाइप्स ऑफ ट्रायज, तो रिवर्स ट्रायज, एक होता है स्टार्ट, START, सिंपल ट्रायज एंड रैपिड रिस्पॉन्ड। ठीक है, रैपिड रिस्पॉन्स ट्रायज, ठीक है, STA जो भी हो जाए, ST वैसे ए से एंड का ए है, और फिर R और T रैपिड रिस्पॉन्स ट्रायज। तो सिंपल ट्रायज एंड रैपिड रिस्पॉन्स ट्रायज इन एक्सेसिबल एरियाज पे अपन एक्चुअली में ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, जैसे स्कूल टीचर, पंचायत, लोकल NGO, हेल्थ वर्कर, इनको अपन ट्रेनिंग दे के रखते हैं कि भाई अगर हम नहीं आ पाए, मतलब जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है अगर वो नहीं आ पा रही टाइम पे, तो
एटलीस्ट आप कुछ करके रख लीजिए। तो इनको ऐसे ट्रेनिंग दे के रखते हैं इनएक्सेसिबल एरियाज में, कि जहाँ पे पोटेंशियली अपन को टाइम लग सकता है और वहाँ पे डिजास्टर होने के चांसेस ज्यादा हैं। पोस्ट डिजास्टर फेज में क्या हो गया, मोस्ट कॉमन डिजीज पोस्ट डिजास्टर वो होती है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, और मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है विटामिन ए, सी और B3 की। वैक्सीनेशन का क्या हिसाब किताब है कि मान लो ऑल वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पोस्ट डिजास्टर फेज एक्सेप्ट मीजल्स वैक्सीन बिकॉज इम्यूनिटी डेवलप्स इवन बिफोर इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज। ठीक है, तो अपन सारी वैक्सीन को अवॉइड करते हैं, सिर्फ एक मीजल्स है जो अपन दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है बिफोर इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज से। नो नीड टू वैक्सीनेट स्पेशली फॉर कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस, इन सबको नहीं, हेल्थ वर्कर को अपन करेंगे बस। हेल्थ वर्कर मस्ट बी वैक्सीनेटेड फॉर कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस। फिर कीमोप्रोफिलैक्सिस नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं होता ना भाई पोस्ट डिजास्टर में, इस सब इतनी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आप पे हिला हुआ रहता है, इतना हिसाब किताब नहीं बचता। इंश्योर प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर सप्लाई, क्लोरिनेशन करने की कोशिश करो जितना पोस्ट डिजास्टर में। आप कितना कंसंट्रेशन रखोगे, मोर इक्वल टू मोर देन 0.7 mg पर डिसिलीटर, आई थिंक 0.4 या 0.5 नॉर्मली होता है, पर यहाँ पे पोस्ट डिजास्टर में अपन 0.7 मिलीग्राम पर डिसिलीटर से ज्यादा या उसके इक्वल रखते हैं। फूड सेफ्टी का ध्यान रखना है, सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन, वेक्टर कंट्रोल, ये सब चीजें। मिटिगेशन क्या होता है, तो प्रिवेंटिंग अ हैजार्ड फ्रॉम बिकमिंग अ डिजास्टर। ठीक है, एस प्रिवेंटिंग अ हैजार्ड फ्रॉम बिकमिंग अ डिजास्टर, कि भाई रिस्क रिडक्शन वाली चीज है ना, कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बना दी, तो ये मिटिगेशन के अंडर आके कि एक हैजार्ड था अर्थक्वेक, ठीक है, और उसके रेजिस्टेंट अपन ने बिल्डिंग बना दी कि आगे कुछ दिक्कत ना हो। रिस्क रिडक्शन क्या हो गया, स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी ऑफ कंट्री टू एफिशिएंटली मैनेज ऑल डिजास्टर, रिसर्च कैपेसिटी, ये सब होता है। वर्ल्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, कब हुआ था, तो कुछ लोग 2 बोलते हैं, कुछ लोग 3 बोलते हैं, तो 2 to 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी भोपाल में, लिबरेशन हो गया था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का, और ये वर्स्ट मैनमेड डिजास्टर, क्योंकि इसका इफेक्ट आज भी देखने को मिलता है। आज भी आप जाएंगे तो आपको कुछ भी लंगड़े लूले लोग मिल जाएंगे इसके, जो मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए हैं, डिसेबल्ड हो गए हैं, या उनको मतलब ब्रेन में कुछ दिक्कत हो रही है, आज भी है मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से। डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है एक, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, नोडल मिनिस्ट्री होती है होम अफेयर, ये सब। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था, 2005 में। यहाँ पर डिजास्टर वाली चीज खत्म होती है, तो मैं पॉज कर रहा हूँ, जब तक के फिर खोलते हैं अपन कौन सा स्क्रीनिंग वाला चैप्टर खोल लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो भैया अपन थे स्क्रीनिंग भी अपन निपटा देते हैं। तो देखो, स्क्रीनिंग से पहले अपन को, ये मैंने तुमको पिछले कुछ वीडियोस एपिडेमिक नहीं कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज में बताया था तुमको, आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज। अगर तुम स्क्रीनिंग देख रहे हो तो तुमको ये चीज पता होनी चाहिए, आइसबर्ग फिनोमेना क्या होता है। ठीक है, अभी मेरा यहाँ का भाई वाईफाई चल नहीं रहा है, तो मैं तुमको नेट पे नहीं दिखा सकता। नहीं तो आइसबर्ग तुमको पता होगा कि भाई ऐसा पानी पे फ्लोट करती हुई चीज होती है, पानी पे बर्फ का टुकड़ा समझ लो, जहाँ पे जो उसकी टिप होती है वो छोटी दिखती है, तो वो यहाँ पे अपन जो डिजीज है उसको एक तरह से कंपेयर करते हैं कि भाई जो टिप अपन को दिख रही है, यानी ये क्लिनिकल डिजीज है, और जो भी अपन को केसेस हैं जो कि डायग्नोज्ड हैं, वहीं पे टिप ऑफ द वो जो अंडर वाटर जो आइसबर्ग है, वाटर लाइन के नीचे जो तो आइसबर्ग है ना, वो बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि भाई इसमें सब क्लिनिकल केसेस भी आते हैं, इसमें जो अनडायग्नोज केसेस भी आते हैं, इसमें फॉल्सली डायग्नोज केसेस भी आते हैं इसमें, और क्या बोल सकते हैं अपन, अनडायग्नोज सब क्लिनिकल, और कुछ ऐसी मतलब ऐसे केसेस भी अंडर क्या बोलते हैं, अनडिटेक्टेड केसेस, वैसे उसी में आ गया अनडायग्नोज में। तो ये मेजॉरिटी ऑफ द चंक इस पोर्शन पे लाई करता है, तो अपन को इसको फाइंड करना है। अपन जितना अच्छे से फाइंड कर लेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा भाई, अपन उस डिजीज को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, स्क्रीनिंग का। तो स्क्रीनिंग प्रोसीजर, ये आइसबर्ग फिनोमेना जो डिजीज है, इसका हिसाब किताब इससे लिंक्ड है। तो जिसको नहीं पता भाई, तो पहला वीडियो देख लो, उस पर क्या बोलते हैं, आइसबर्ग फिनोमेना बहुत ही डिटेल में बताया मैंने। ये तो एक ओवरव्यू था, और अगर तुमको पता होगा
तो कंटिन्यू करते, तो टू एम क्या है, टू फाइंड आउट द बर्डन ऑफ डिजीज विच आर नॉट विजिबल, जो कि विजिबल नहीं है और अपन को पता करना है, इन द फॉर्म ऑफ एसिम्प्टोमेटिक केसेस, सब क्लिनिकल केसेस, अनडायग्नोस्ड केसेस एक्सेट्रा, एंड टू ट्रीट इट। ठीक है, मान लो किसी को अभी क्या बोलते हैं, टाइफॉइड है, है ना, टाइफॉइड, उसको उसके मतलब इन्फेक्शन हो गया है, पर अभी क्लिनिकली उसमें सिम्टम्स नहीं है। अब तुम गए, तुमको तुम्हारा मन किया कि भाई तुमने ऐसे रैपिड एंटीजन टेस्ट लिए और तुमने कहा कि यार एक काम करते लगा के देखता हूँ, तुमने देखा तो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया तो अब तुमको पता है कि अच्छा हाँ मेरे अंदर ना सैल्मोनेला टाइफी है। अब सैल्मोनेला टाइफी इससे पहले कि मेरे को फुल ब्लोन डिजीज करे, मेरे साथ दिक्कत करे, मैं इसको जल्दी जल्दी ट्रीट कर लेता हूँ। तो ये जो तुमने टेस्ट कर लिया ना, इसको बोलते हैं अपन स्क्रीनिंग। ठीक है, और स्क्रीनिंग की वजह से अब तुमको सारी, इस एग्जाम्पल को ध्यान रखोगे ना, तुमको सारी चीजें एक बार में क्लियर होते चल जाएंगी। बहुत इजी सा, बहुत छोटा चैप्टर है, थोड़े से न्यूमेरिकल पार्ट इसमें बन जाते हैं, वो अपन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, सर्च फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड केसेस और डिफेक्ट बाय मीन्स ऑफ रैपिडली अप्लाइड टेस्ट और एग्जामिनेशंस और अदर प्रोसीजर्स इन एन अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स। अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स अपन को दिख रहे हैं, उस पर अपन अनरिकॉग्नाइज्ड या ऐसे डिफेक्ट को ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, बाय मीन्स ऑफ रैपिडली अप्लाइड टेस्ट यूज कर सकते हो, एग्जामिनेशन के थ्रू यूज कर सकते हो, या फिर कोई अदर प्रोसीजर हो अवेलेबल उसके थ्रू। अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज क्या हो गई, सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ आइसबर्ग दैट वी आर एमिंग एट, कि अनरिकॉग्नाइज्ड केस है ना ये। ऊपर वाले केस तो तुम्हारे पास क्लिनिकली सामने से खुद चल के आ रहे हैं हॉस्पिटल पे, पर नीचे वाले सामने से नहीं आ रहे, उनको तुमको ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो मशक्कत का चीज है, ये जो मशक्कत करनी है, यही होता है स्क्रीनिंग। तो अगर तुमने कभी कोई मेडिकल कैंप में हिस्सा लिया हो, ठीक है, तुम्हारे कॉलेज पे या किसी, जैसे एनएमओ हो गया या सेवांकुर हो गए, यहाँ पे तुम जैसे किसी कैंप में जाओगे ना, तो वहाँ पे स्क्रीनिंग की भाई तुम बैठोगे, एंड या कोई भी नॉर्मल कैंप भी, तो ऑब्वियसली लोग आते हैं अपना बीपी की जांच कराते हैं, शुगर की भाई वो जो स्ट्रिप्स, जो ग्लूकोमीटर होता है, तुम उससे देखते हो कि भाई टेस्ट करते रहते हो। तो ये स्क्रीनिंग हो गई कि भाई क्या पता चला कि ये व्यक्ति अभी अच्छे हैं, इवन इनकी एज हो गई मान लो 45-50 साल की, ठीक है, और ये अपेरेंटली हेल्दी दिख रहे हैं, ये आए, तुमने इनका शुगर नापा, शुगर इनकी अच्छी खासी लेवल पे आ गई, जैसे 200-250 mg पर डेसीलीटर आई। अब तुम इनसे पूछा आपने शुगर की कोई गोली खाई है कि पहले किसी को था, आपने कहा, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है। लास्ट टाइम जब मैंने, मान लो उन्होंने लास्ट टाइम 1 साल पहले या 6 महीने पहले चेक कराया था, तब उनको ऐसे, तब उनकी रीडिंग्स थी, नॉर्मल थी सारी सब कुछ। तो अब तुमको पता चल गया, तुमने देखा कि अरे यार इनकी तो 250 के आसपास आ रही है, यानी अच्छी खासी हो रही है, एंड इनको अभी रिसेंटली शुगर डायग्नोस हुआ, तो अब तुम इनके जो भी दिक्कत होगी ना, जो डायबिटीज से जो दिक्कत होती है, वो तुम कंट्रोल पे ला सकते हो। तुम इनकी डायबिटिक रेटिनोपैथी होने से बचा सकते हो, नेफ्रोपैथी होने से बचा सकते हो, ठीक है, न्यूरोपैथी होने से बचा सकते हो। तो डायबिटीज जो प्रोग्रेस करती है, जो अपने जलवे दिखाती है ना बाद में, उसको तुम रोक सकते हो, पहले पता कर लिया इसीलिए, और यही होता है स्क्रीनिंग। हाँ, तो रैपिडली अप्लाइड टेस्ट अप्लाइड ऑन अ लार्जर पॉपुलेशन, एवरीबडी इन द पॉपुलेशन हैज टू बी टेस्टेड। apparently healthy individuals क्या होते हैं, स्क्रीनिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पीपल हु अपीयर apparently healthy। ये है सबसे मेन क्वेश्चन, स्क्रीनिंग टेस्ट वर्सेस डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसका 5 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है। तो टेबल तुमको रटी होनी चाहिए, याद बहुत इजी सी है। स्क्रीनिंग टेस्ट किसमें करते हैं, जो कि अपरेंटली हेल्दी होंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसपे साइन और सिम्टम प्रेजेंट होंगे। डायग्नोसिस तुम हॉस्पिटल में आके करते हो, हॉस्पिटल में तुम स्क्रीनिंग नहीं करते, ठीक है। कोई व्यक्ति, कोई केस आ गया तुम्हारे पास, तुम उसका डायग्नोसिस करोगे ना, डायग्नोसिस बनाओगे। तो जब तुम हिस्ट्री टेकिंग और ये सब करते हो, तो तुम उसका डायग्नोसिस बनाते हो, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल के बाद तुम प्रोविजनल डायग्नोसिस की तरफ बढ़ोगे, प्रोविजनल के बाद जब टेस्ट हो जाएंगे, टेस्ट के बाद तुम कंफर्मेटरी एक डायग्नोसिस दोगे। तो डायग्नोसिस जब साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तब करोगे। एक सेकेंड यार, मेरा हाथ ही पूरा चल सा रहा है, आउच, स्किन निकल रही है इसकी। फिर अप्लाइड ऑन ग्रुप्स, ठीक है, पॉपुलेशन, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत बड़े लेवल पे होता है, बिकॉज यू नीड टू फिल्टर आउट लाइकली पेशेंट। और डायग्नोस्टिक टेस्ट सिंगल पेशेंट पे होता है, ऐसा नहीं कि तुम उसके मान लो किसी को टाइफाइड डायग्नोस हुआ है, तो तुम डायग्नोसिस टेस्ट उसके एकदम बच्चे को, बीवी को भी करने को बोल रहे हो, नहीं करते ऐसा यूजुअली, ठीक है। फिर टेस्ट रिजल्ट्स आर आर्बिट्री एंड फाइनल। यहाँ पे क्या होता है, टेस्ट रिजल्ट्स आर्बिट्री
कि भाई एक अपन कट ऑफ डिसाइड करते और फाइनल कंसीडर कर लेते। मान लो किसी को शुगर अपन ने एक बार चेक किया और उसके आगे 110 के अराउंड आ गई, ठीक है, तो अपन उसको कहेंगे हाँ ठीक है आपकी शुगर ठीक है। नॉर्मली ऐसे ही होता है। आपको जब तक साइंस एंड सिम्टम्स नहीं दिख रहे आप तब तक ये नहीं कि आप दो दो तीन तीन स्टेप लेके बैठे हो ग्लूकोमीटर की, अच्छा 110 आई है। अब दूसरे में मान लो कि उसको एक्चुअल में शुगर थी भी, पर ये तुम्हारे मशीन का एरर था, ये तुम्हारा एरर था, लेकिन उसकी वजह से भी तुमसे दिक्कत हो गई ना ये। लेकिन फिर भी यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट फाइनल माना जाता है। वी फिक्स आर्बिट्री कट ऑफ। क्यों? क्योंकि भाई कट ऑफ होना जरूरी है, नहीं तो तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। तुम हाई बीपी बोलो, हाई बीपी तो यार तुम कहोगे कि 145 के ऊपर भी हाई बीपी हो रहा है, 150 के ऊपर भी हाई बीपी हम कंसिडर कर सकते हैं, और कुछ जगह पे 135 है तो भी हाई बीपी कंसिडर कर रहे हैं, बढ़ा हुआ बीपी। तो पहले कट ऑफ सेट कर लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल 140 mmHg से ऊपर है, ठीक है, तो अपन उसको पॉजिटिव कहेंगे। 140 mmHg से कम है तो उसको नेगेटिव, अपन नेगेटिव घोषित कर देते कि भाई आपको बीपी की दिक्कत नहीं है, आपका बीपी बढ़ा हुआ नहीं है। आर्बिट्री कट ऑफ हैज टू बी फिक्स्ड बिकॉज टेस्ट हैज टू बी अप्लाइड ऑन अ लार्ज पॉपुलेशन। नहीं तो भाई तुम्हारा इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे तुम कर ही नहीं पाओगे ना। वहीं पे ये टेस्ट रिजल्ट, इसके जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं इसके रिजल्ट फाइनल नहीं होते। टेस्ट रिजल्ट्स आर रिव्यूड इन द लाइट ऑफ अदर एविडेंसेस लाइक साइंस सिम्टम्स एंड एपिडेमियोलॉजिकल फीचर्स। फिर टू बी टेस्ट रिजल्ट्स आर फाइनल फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। ये स्क्रीनिंग की बात हो रही है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव बेस्ड ऑन वन क्राइटेरिया। डायग्नोस्टिक टेस्ट बेस्ड ऑन कंप्लीट क्लिनिकल पिक्चर, साइन सिम्टम लैब फाइंडिंग्स ये सब इंक्लूड होगा। फिर स्क्रीनिंग टेस्ट लेस एक्यूरेट होंगे। पर्पस स्क्रीनिंग टेस्ट इज टू फिल्टर आउट द लाइकली पेशेंट्स हु विल बी फर्दर एवेल्युएटेड फॉर डायग्नोसिस। ठीक है, ये लेस एक्यूरेट होता है, ऑब्वियस सी बात है स्क्रीनिंग टेस्ट। जबकि डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होंगे वो मोर एक्यूरेट होंगे फ्रॉम बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट। तुम्हारा डायग्नोस्टिक टेस्ट जितना एक्यूरेट होगा उसी हिसाब से तुम ट्रीटमेंट को आगे लेकर जाओगे एज अ डॉक्टर। फिर लेस एक्सपेंसिव स्क्रीनिंग टेस्ट, लेस एक्सपेंसिव होंगे, अप्लाइड इन लार्ज पॉपुलेशन, रैपिडली अप्लाइड। ये मोर एक्सपेंसिव होंगे, डज नॉट नेसेसरली बी अ रैपिडली अप्लाइड टेस्ट। हो सकता है कुछ कुछ टेस्ट होते हैं जो कि लंबा लंबा टाइम ले लेते हैं, 2-3 दिन ले सकते हैं। अपना कौन सा था, टीबी के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं अपन, तो उसके जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा एकदम से, तो उसके जो ऐसे जो रिजल्ट आता है ना वो एक्चुअली में 1-2 दिन बाद आता है। नहीं क्या था, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट है, उसको रिजल्ट आता है 36 से 72 घंटे बाद, मतलब 2 से 3 दिन बाद। उसका जो अपन आपके इधर हाथ में से मार्किंग होगी, अगर जो रैश है वो सर्कल से ज्यादा है तो आप पॉजिटिव कहलाएंगे, अगर अंदर ही अंदर है तो नेगेटिव कहलाएंगे। तो ऐसा वो मोर एक्सपेंसिव भी और टाइम भी ज्यादा लगता है। वहीं पे ये लेस एक्सपेंसिव, फटाफट आए। आपने जैसे रैपिडली अप्लाइंग में अपने एंटीजन, ऐसे ब्लड एंटीजन है तो प्रिक किया, खून लिया, डाला, आपने देखा कलर चेंज हो रहा है या जो भी इंडिकेटर है, इंडिकेशन ने कुछ इंडिकेट किया तो ठीक पॉजिटिव, नहीं किया तो नेगेटिव करके आगे बढ़ो। स्क्रीनिंग टेस्ट रिलेटिवली रैपिड होंगे, ये टाइम कंज्यूमिंग अभी बताया। जैसे डज नॉट फॉलो ट्रीटमेंट बेसिस, ऐसा नहीं कि भाई आपका स्क्रीनिंग टेस्ट में किसी का शुगर बढ़ी आई तो आपने इनको एकदम डायबिटीज घोषित कर दिया। आप कहोगे इनकी शुगर बढ़ी हुई है, डायबिटीज आप कब करो बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट, कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्लीट क्लिनिकल पिक्चर की इनकी कंप्लीट क्लिनिकल पिक्चर कैसी है, इनका जेनेटिक बेसिस क्या है, मतलब जेनेटिक कोई हिस्ट्री है क्या, और भी बहुत सारी चीजें फैक्टर्स जो हैं वो सब इंक्लूड करके आप कहोगे कि हाँ चल रहा है ना भाई सब। फिर इनिशिएटिव फ्रॉम द एजेंसी, ज्यादातर जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं एनजीओज, गवर्नमेंट, ओनर ऑफ फैक्ट्री एक्सेट्रा ये सभी कराते हैं। वहीं पे इनिशिएटिव फ्रॉम डायग्नोसिस, अपना इनिशिएटिव फ्रॉम पेशेंट साइड विद साइंस एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो ये हो गया अपनी डिफरेंसेस। वाई टू डू स्क्रीनिंग इन अ पर्सन हु इज एपरेंटली हेल्थी। अभी अपन ने बात की थी कि भाई अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज, बेटर ट्रीटमेंट, बेटर प्रोग्नोसिस, बेटर चांसेस सर्वाइवल, तो अपन को एक लीड टाइम मिल जाता है। देखो ऐसा हिसाब किताब, ये तो बहुत एग्जांपल दिया है कि एक डिजीज ऑनसेट है, फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस बाय स्क्रीनिंग, एंड सी क्या हो गया, फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट विद द डिजीज। ठीक है, सम इरिवर्सिबल डैमेज हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, मतलब डिजीज यहाँ पे हो चुकी सी पे। ऐसा हुआ कि मान लो इन्फेक्शन हुआ तुमको, ठीक है, अब उसका एंटीजन जो है ये बी वाले फेज में तुमको डिटेक्ट हो सकता है स्क्रीनिंग के थ्रू। ठीक है, अब वो लेकिन तुमने स्क्रीनिंग नहीं कराई, थोड़े टाइम बाद वो क्या हो गया, सी पे कन्वर्ट हो गया। सी में क्या हो गया कि कुछ डैमेज हो चुका है, थोड़ा सा बढ़ गया है जो डिजीज है, कुछ इरिवर्सिबल डैमेज हो गया मान लो।
तो अब सी से सी पे अब तुम्हारा ट्रीटमेंट चलेगा, डी क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्चुअली में ये ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट के बाद जो भी आउटकम आउटकम होगा वो सब। पर अगर मान लो तुमने पहले से ही, तुमको लगा कि तुमने स्क्रीनिंग करवा ली या स्क्रीनिंग हो गई तुम्हारी लकीली, तो न्यू आउटकम, अब तुमको ये इतना जो एक नया दिशा की तरफ और बढ़ जाओगे ना। अब सबसे अच्छा एग्जांपल समझो, मान लो तुम्हारी फील्डिंग सेट है, ठीक है, तुम्हारी भाई तुमने किसी को छेड़ा, तुमने किसी सीनियर मैम को छेड़ दिया, तुम्हारी फील्डिंग सेट है, ठीक है, तुम्हारी फील्डिंग सेट हो गई, फील्डिंग सेट हुई बी, ठीक है, बी से तुम और आगे तुम कॉलेज वॉलेज में घूमने चले गए। यहाँ ए पे तुम्हारी फील्डिंग सेट है, बी पे क्या हो गया कि बी पे ना तुम बच सकते थे, एक पॉइंट था जहाँ पे अगर तुम्हारा एक दोस्त है वो तुमको बचा सकता था, नहीं बचा सकता था, तुम्हारा दोस्त उस दिन नहीं आया, ठीक है, तुम्हारा दोस्त उस दिन नहीं आया, तो तुम्हारी फील्डिंग सेट हुई, तुम सी साइड में, तुम सी बन गए, तुम चूतिया बन गए, तुम कुट गए, ठीक है, सीनियर लोग आए पीट पाट के गए। और डी, अब यहाँ पे इरिवर्सिबल डैमेज हो गया ना, थोड़ा सा पिटाई हो गई भाई, इज्जत चले गई, एक याद हो गई ना, मेमोरी बन गई इरिवर्सिबल, अब तुम भुला थोड़ी नहीं सकते हो, एंटिल अनलेस को सर पे खोपड़ी फोड़ दे, ठीक है, और फिर डी अब जो भी एक्शन होगा फिर वो होगा। वहीं पे मान लो तुम्हारी फील्डिंग सेट है, ठीक है, अब उस दिन क्या हुआ, सुबह तुम गए कॉलेज, तुम्हारा कोई दोस्त आ गया और उसने तुमको खबर दे दी कि भाई तेरी फील्डिंग सेट है, तू गायब हो जा, तो तुम गायब हो गए, तुम गायब हो गए और कुछ एक एक दो दिन 3 दिन के लिए भी दिखना नहीं, तुम गए अपने कमरे में, जैसे गायब हो गए, घर गए, कहीं पे चले गए, तो न्यू आउटकम हो गया। अब क्या हुआ, सीनियर लोग भी ऐसे ढूंढे ढांडे 1 2 दिन 3 दिन, तो तुम्हारा उनका भी भाई, उनका भी भूल गए या थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ, तो ये जो न्यू आउटकम है ये तुम्हारा स्क्रीनिंग है, जो दोस्त हुआ ना तुम्हारा, स्क्रीनिंग है, तो ये लीड टाइम कहलाता है, टाइम फ्रॉम फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस टू द यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस। टाइम फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट मतलब पहला डायग्नोसिस कब होता है, इस फेज में, सी वाले फेज में, जब तुम्हारी कुटाई होती उसके बाद। पर ये जो टाइम मिल रहा है ना, ये एरो, ये तुम्हारा लीड टाइम कहला गया, लीड मिल गई तुमको कि भाई तुमको एक पहले से पता चल गया और तुम भाग गए, लीड यू गेन बिकॉज यू हैड अ स्क्रीनिंग टेस्टिंग पोजीशन, तुम्हारी स्क्रीनिंग हो गई इसलिए बच गए। तो यही सब बहुत एग्जाम्पल से बताया बिटवीन ए एंड बी एंड ये सब, ये तुम चाहो तो पढ़ सकते हो एक बार, ठीक है, इजी इजी सही है। प्रॉपर्टी क्या होती है स्क्रीनिंग टेस्ट की, पहली बात तो एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी। तो इनके मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेबिलिटी, हाई रेट ऑफ कॉपरेशन नीडेड। अरे भाई तुम किसी गांव पे गए, अब तुम वहां पे ना प्रोस्टेट का स्क्रीनिंग नहीं करने लगोगे, तुम सबके गांड में से उंगली नहीं डालने लगोगे, भाई काका झुको अंदर डाले हो, अच्छा अच्छा आपको है नहीं है, ऐसे एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए ना उसके अंदर की, भाई अच्छा हाँ ठीक है कर दो। ये थोड़ी ना कि अरे पैंट खोल के उल्टा लेट जाओ भैया, आते हैं हम तुम्हारी स्क्रीनिंग करेंगे, तो वहां पे बहुत जूते पिटेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये नॉट बी पेनफुल, नॉट बी एम्बेरसिंग, नॉट टू बी डिस्कम्फर्टिंग, ये होता है एक्सेप्टेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी को रिलायबिलिटी भी बोलते हैं, प्रिसीजन भी बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बोलते हैं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी। तो इतने सारे पर्यायवाची शब्द हैं एक ही चीज के। तो द टेस्ट मस्ट गिव सेम कंसिस्टेंट रिजल्ट व्हेन रिपीटेड मोर देन वंस ऑन सेम इंडिविजुअल और सैंपल अंडर सेम कंडीशन। मतलब कि भाई एक काका आए, अब तुमने क्या बोलते हैं, तुमने अपना जो ग्लूकोमीटर है तुमने उसकी स्ट्रिप विप लगाई, पहले रिजल्ट आया 275, तुमने कहा अरे यार कुछ ज्यादा ही आ रहा है, एक बार और चेक कर लेता हूँ, अब उसमें आ गया 110, फिर तीसरी बार में आ गया 75 mg, चौथी बार में आ गया 40 mg, भाई मर गया काका, ऐसा तो होगा नहीं ना। फिर 5वां रिजल्ट तुमने लगाया, फिर आ गया 300 mg, तो ये हो गया क्या कि भाई कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं दे रहा है, व्हेन रिपीटेड मोर देन वंस ऑन सेम इंडिविजुअल, बंदा तो सेम है, कंसिस्टेंट रिजल्ट ही है, और सैंपल कि भाई तुमने उसने कहा कि काम कर भाई, तू मेरा 10 ml खून रख, अब तू तेरे को जो टेस्ट करने करते रहे। तो ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी की भाई सेम कंसिस्टेंट रिजल्ट होने चाहिए। डिपेंड्स ऑन 3 मेजर फैक्टर, एक होता है ऑब्जर्वर का वेरिएशन, जैसे ये होता है इंट्रा ऑब्जर्वर, बीपी की वैसे बात करी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रा ऑब्जर्वर विद इन ऑब्जर्वर वेरिएशन, तो क्या वेरिएशन बिटवीन रिपीटेड ऑब्जर्वेशन बाय सेम ऑब्जर्वर ऑन द सेम सब्जेक्ट सेम, मतलब हाइट ऑफ अ सेम पर्सन 3 टाइम। तो मान लो जैसे हाइट ऑफ द सेम पर्सन, इंट्रा ऑब्जर्वर क्या बात है कि मैंने कहा कि भाई मेरे को हाइट नापनी है अपनी, आपकी हाइट नापनी है, आप खड़े हो गए,
अब कभी मैं आपके सर से थोड़ा सा हाइट एकदम आपके एकदम फुट या हील से टच करते हो आपके एकदम यहाँ तक के हाइट ले रहा हूँ, एक कभी मैं यहाँ की नाप रहा हूँ या ना कि थोड़ा सा एक वेरिएशन आ रहा है, कभी पास में है पर एकदम करेक्ट नहीं है, 160 आ रहा है, 160 सेंटीमीटर, कभी आ रहा है 162, कभी आ रहा है 158 सेंटीमीटर। तो इसका मैं या तो इसको ये इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन हो गया कि ऑब्जर्वर की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो आप इसको इजीली कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो, आपने एवरेज ले लिया, 3 वैल्यू ली और उसका एवरेज निकाल लिया, तो आप ज्यादा क्लोज आप उसमें पहुंच जाओगे क्लोज रिजल्ट में। और एक होता है इंटर ऑब्जर्वर। इंटर ऑब्जर्वर में क्या कि भाई टू डिफरेंट ऑब्जर्वर टेक सेम मेजरमेंट इन सेम पर्सन, तो और डिफरेंट रिजल्ट दे सकते हैं। पॉसिबिलिटी मिनिमाइज स्टैंडर्डाइजेशन ये सब तो बात क्या आते हैं, जैसे एक्सरे इंटरप्रिटेशन है या ईसीजी की ट्रेनिंग या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी है, इस पे एकदम सेम टू सेम सबका मत जो बोलते हैं वो एकदम मिल जाए, वैसा होना मुश्किल है। थोड़ा सा डिफरेंस आता है, कोई एक्सरे देख के एकदम से बता देगा कि हाँ इनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहेगा कि एक सेकंड यार यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है आपको शायद हेयर लाइन फ्रैक्चर या कुछ है, ऐसा ऐसा। तो हल्का सा एक वेरिएशन आ गया ना, तो इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन, तो ऑब्जर्वर वेरिएशन के अंदर आ गया। एक होता है बायोलॉजिकल वेरिएशन की भाई सर्टेन पैरामीटर्स फॉलो डायरनल रिदम्स सो देयर कुड बी डिफरेंस इन मेजरमेंट इफ मेजर्ड ड्यूरिंग डिफरेंट डेज टाइम्स ऑफ डे। फॉर एग्जांपल आपका कॉर्टिसोल लेवल आप सुबह एकदम मॉर्निंग के जस्ट पर बहुत हाई मिलता है, वहीं पे दोपहर या शाम के टाइम पे कम हो जाता है, तो वेरिएशन आ गया बायोलॉजिकली। एक होता है टेक्निकल एरर की इंस्ट्रूमेंट पे ही मेल फंक्शन है। फिर वैलिडिटी क्या होती है भाई, ठीक है, वैलिडिटी स्क्रीनिंग टेस्ट टू व्हाट एक्सटेंट द टेस्ट मेजर्स व्हाट इज सपोज टू मेजर। एक्यूरेसी, वैलिडिटी का मतलब हो गया अपना एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट या एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू डिफरेंशिएट डिजीज फ्रॉम नॉन डिजीज केसेस। वैलिडिटी में दो चीजें आती हैं अपना, क्या, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। अब इस पे बात करते हैं, सेंसिटिविटी क्या होता है, स्पेसिफिसिटी क्या होती है। तो ये तुमको थोड़ा थोड़ा सा देखा हुआ सा लग रहा होगा, अपन एपिडेमियोलॉजी में भी चार्ट काफी बार बनाए हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट एक पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव। प्रेजेंट है, एक्चुअली में डिजीज प्रेजेंट है, एक है डिजीज एब्सेंट है फिर भी पॉजिटिव दिखा रहा है। एक ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, उस तरह से नेगेटिव में एक फॉल्स नेगेटिव और एक ट्रू नेगेटिव, कि भाई इसको इस वाले को बीमारी तो है पर ये स्क्रीनिंग टेस्ट ने नेगेटिव दिखा दिया, और इस वाले को बीमारी नहीं है एंड इसको स्क्रीनिंग टेस्ट ने भी इसको नेगेटिव ही दिखाया। टोटल पॉपुलेशन हैविंग डिजीज ए प्लस सी, इन दोनों को डिजीज है एक्चुअली हैविंग डिजीज, और जिनको डिजीज नहीं है वो कौन सा है, बी और डी। रिजल्ट फ्रॉम स्क्रीनिंग टेस्ट, तो सेंसिटिविटी क्या होती है, सबसे पहली बात एबिलिटी ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु हैव द डिजीज। भाई आप जितने ज्यादा सेंसिटिव होगी, आपका जो टेस्ट होगा जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा उतना अच्छा माना जाता है। क्यों, क्योंकि जितना अच्छा सेंसिटिविटी है ना उतना अच्छा वो पॉजिटिव केसेस को पकड़ सकता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करेक्टली हु हैव द डिजीज, जिसको डिजीज होगी, तो ए जिनको डिजीज है अपॉन ए प्लस सी, थोड़ा बहुत कुछ फॉल्स नेगेटिव तो होंगे ना, है ना। तो ए प्लस सी, तो वही वो जैसे इंसिडेंस का फॉर्मूला था ना, उसके सिमिलर सिमिलर से चल रहा है सब कुछ। थोड़ी सी एपिडेमिक अगर पढ़ी होगी आपने तो। वही तो स्पेसिफिसिटी ability of a screening test to identify correctly all those who do not have the disease, यानी ट्रू नेगेटिव, तो D अपॉन B प्लस डी। अब इसमें क्या है कि फॉल्स पॉजिटिव दिखा रहा है जबकि इनको बीमारी नहीं है बी वालों को, तो अपन काउंट किसका किया, जिनको बीमारी नहीं है, बी प्लस डी नीचे आ गया और जो एक्चुअल डी है। फिर एक होता है पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु हैव द डिजीज आउट ऑफ दोज हु टेस्टेड पॉजिटिव ऑन अ स्क्रीनिंग टेस्ट। ये क्या बता रहा है भाई, एबिलिटी ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु हैव द डिजीज, मतलब जो स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं उसकी एबिलिटी आइडेंटिफाई करने की करेक्टली जिनको एक्चुअल में डिजीज है। ठीक है, मान लो पॉजिटिव तो 100 लोग पूरे पॉजिटिव आ गए, पर एक्चुअल में डिजीज है किसको, 90 लोगों को, तो जो 10 लोग हैं, ठीक है, वो 10 लोग तो भाई नेगेटिव हो गए ना, एक्चुअल में इन रियलिटी तो नेगेटिव है पर आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में पॉजिटिव दिखा रहे हैं। तो ये पीपीवी एक वैल्यू होती है, जितना ज्यादा ये पीपीवी वैल्यू अच्छी होगी उतना ज्यादा क्या बोलते हैं एक सेकेंड, पानी,
पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू अपन जब निकालते हैं तो ये बता रहा है कि भाई करेक्टली कितनों को एक्चुअली में जो डिजीज 100 लोग हैं फॉर एग्जांपल, जिसमें से मैंने अभी बताया 90 लोग डिजीज हैं, 10 लोग नहीं है, पर सबको पॉजिटिव दिखा रहा है। तो ये जो 90 लोग को छाट सकता है ये पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है, ये एबिलिटी उस टेस्ट की। तो ये पे a upon a plus b into 100 positive predictive value of screening test is directly proportional to prevalence of disease in the population। जितना ज्यादा पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू होगी उतना ही हो सकता है प्रेवलेंस ऑफ डिजीज उतनी ज्यादा निकले, अपन बता सकते हैं। ठीक है, तो प्रेवलेंस कैसे ग्राफ बन जाता है। वहीं पे नेगेटिव में क्या है, डू नॉट हैव द डिजीज नेगेटिव ऑन स्क्रीनिंग टेस्ट, तो एनपीवी निकालेंगे। एंड ये जितना ज्यादा एनपीवी होगा, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, प्रेवलेंस उस डिजीज का उतना ही कम होगा, क्योंकि अपन टेस्ट, आपका टेस्ट एबल है, हाँ सक्षम है वो चीज करने के लिए, छाटने के लिए, भले ही सारे पॉजिटिव दिखा रहे हों पर जितने एक्चुअल में नेगेटिव उनको बता पा रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पर थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आ जाएगा। एक्यूरेसी कैसे निकाल सकते हैं, एक्यूरेसी अपन करेक्ट रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट। करेक्ट क्या है, ए प्लस डी, ठीक है, ए और क्या है डी हिसाब किताब, ए क्या है ट्रू पॉजिटिव, डी क्या है ट्रू नेगेटिव। करेक्ट रिजल्ट वाले ये हैं, इनका तो करेक्ट आया ना हिसाब किताब, और टोटल रिजल्ट में ए बी प्लस ए बी सी डी सारे नीचे। एक्यूरेसी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट अपन इस तरह से निकाल सकते हैं। बाकी सेंसिटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू ट्रू नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव, मतलब मेरे को याद कैसे होता है कि सेंसिटिविटी में पी कहीं नहीं आता, पी लेटर, सेंसिटिविटी में पी लेटर कहीं नहीं आता, यानी कि वो पॉजिटिव के हिसाब, पॉजिटिव का इशारा कर रहा है। तो जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी उतना ही अच्छा होगा कि वो ट्रू पॉजिटिव को उतना ही इजीली पकड़ लेगा और फॉल्स नेगेटिव वालों को उतना ही जल्दी छोड़ देगा। और यही स्पेसिफिसिटी क्या होती है, उसी का उल्टा। बाकी एक सीरीज और पैरेलल भी होता है एक स्क्रीनिंग टेस्ट का हिसाब किताब, तो ये इतना मेरे को नहीं लगता इतना कुछ काम का है, चाहो तो एक बार पढ़ लेना। बेस थ्योरम का एक फॉर्मूला होता है, सेंसिटिविटी इनटू प्रेवलेंस इनटू 100 अपॉन सेंसिटिविटी इनटू प्रेवलेंस प्लस 1 माइनस स्पेसिफिसिटी इनटू 1 माइनस प्रेवलेंस। एक से फॉर्मूला है, देखा भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनिंग भी होता है खत्म। मेन तो इसका सबसे मेन जो इसका दो चीजें हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की, एक तो इसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो ये न्यूमेरिकल के लिए आप ये फॉर्मूलाज देख लोगे, आपको पता चल जाएगा। दूसरा, आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा तो स्क्रीनिंग टेस्ट वर्सेस डायग्नोस्टिक टेस्ट उसका पूछेगा 5 नंबर पे, या फिर 2 नंबर पे 2-2-3-3 डिफरेंस लिख दो। और चौथा क्वेश्चन हो सकता है कि भाई इसके स्क्रीनिंग टेस्ट के क्या, स्क्रीनिंग टेस्ट एक्चुअली में क्या बोलते हैं, ये जो है ना प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो एक्सेप्टेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, वैलिडिटी, तो ये भी आपने अच्छे से देख लिया, इसके अंदर की जो चीजें वो भी। तो इसी के साथ भैया यहाँ पे मैं क्षमा बोल रहा हूँ, यहाँ पे भैया मैं विदा लेता हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खत्म।